हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में कुछ जो प्रश्न रहे हैं ना, प्रश्न लिखने का तरीका जो रहा है, कुछ कॉपी अच्छी रही, कुछ कॉपी में जैसे लगता है पढ़ के ज़बरदस्ती के पॉइंट्स दिए गए हैं, और कहीं कहीं ये भी लगता है कि आप वो किताबी किताबी ज्ञान आप उस पर उतार रहे हैं पूरा पूरा। थोड़ा समझ के उतारने की ज़रूरत है भाई। आप किताब देख के लिखेंगे तो आपको कितना याद होगा। बहुत सारा पॉइंट है, 400 शब्द में लिखना है, 4 पेज में लिखना है ना। हम मानते हैं कि कंटेंट नहीं है आपके पास, लेकिन उस ज़रूरी नहीं है कि आप उस कंटेंट को तत्काल में कट पेस्ट मारिए। ठीक है, क्योंकि कट पेस्ट मारने से समस्या कुछ नहीं होगी, या हमको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपको लिख देंगे, शाबाश, ऐसे लिखेंगे। वेरी गुड तो नहीं लिखते हम, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम वेरी गुड कभी नहीं लिखे हैं ना। बहुत बढ़िया लिखते हैं, है ना। लिख देते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं। और शानदार उनदार लिख सकते हैं, ज़बरदस्त लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बोलते हैं कि पूरी किताब उतार के रख दिए, पूरा चैप्टर ही उतार के रख दिए, पूरा टॉपिक ही लिख दिए, कहाँ से नकल मार लिए, कहाँ से कट पेस्ट मारे हो, ऐसे भी शब्द का यूज़ करते हैं फिलहाल। सही तरीका नहीं है कुल मिला के, ठीक है। और सही तरीके का यूज करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहला तरीका आपका ये होना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न की समझ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर कृषि से आय बढ़नी है किसानों की, तो ऐसा नहीं है कि उस खेत में दोगुनी आय होनी है, दोगुनी आय बढ़नी है कुल मिला के। तो ऐसा नहीं है कि उस खेत में 1 कुंतल के बजाय 2 कुंतल अनाज पैदा हो जाएगा। अगर 2 कुंतल अनाज पैदा होगा, तो उम्मीद ये भी रखिए कि उसका डबल खर्चा भी आएगा। अब ये 100 रुपया खर्च कर रहा होगा ना, तो 200 रुपया खर्च करेगा फिर। ठीक है, खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी। उसमें दवा ववा पड़ेगा, दवा दारू सब कुछ डाला जाएगा उसमें। उर्वरक सुर्वरक क्या होता है वो सब सब पड़ेगा उसमें। रासायनिक उर्वरक का दवा के प्रयोग करेगा तो बीमारी भी तो फैलेगी ना। तो बीमारियाँ जब फैलेगी तो डॉक्टर के पास भी जाएगा, उसको भी दे देगा अपना फीस वूस, 200-400 रुपया डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ते हैं, और उसके बाद फीस भी उनकी होती है भाई। तो कहाँ इनकम दुगनी हो रही है उससे। विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मिट्टी की स्थिति जान लें, वो सही बात है। मिट्टी में नमी कितनी है, कौन सी फसल बोई जा सकती है, कितनी इसकी उर्वरता कितनी बची है। ठीक है, कितना इसमें पोटास यूरिया पड़ना है, सुपर फास्फेट कितना डाला जाएगा, एनपीके कितना पड़ेगा, डाई कितनी डाली जाएगी, है ना। ये सब तो ठीक है, वो तो सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार की योजना ही है। ठीक है, कितनी पानी की ज़रूरत है। तो ये तो क्या है कि एक तरीका है, आप बता सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो सब लोग लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे स्पेशल, आप में स्पेशलिटी, विशेष विशेषज्ञता क्या है, आपकी विशेषता क्या है कि आपकी कॉपी अलग तरीके से चेक हो जाए। ठीक है, तो कॉपी अलग तरीके से चेक हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी पता है ये चीज़ें, सब लोग यही बताएगा। 10-11 हज़ार लोग बैठेगा तो सब यही बता देगा। आप क्या बता रहे हैं, कुछ नया बताइए, तो समझने का मौका भी मिलेगा हमको, और हम उसमें घूम भी सकें। लाओ अगला पेज पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, अगला पैराग्राफ में क्या लिखा गया, अगली लाइन में क्या लिखा गया। घूमना चाहिए, लालायत तो हो जाए हम, कम से कम पूरा कॉपी तो पढ़ लें आपकी। और ज़्यादातर हम यही करते हैं, आप लोगों को सही बताएं। एक कोई प्रश्न है, पहली कॉपी हमने देख लिया। शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं उसको, एक एक लाइन पढ़ कर देखते हैं, सही बता रहे हैं। उसके बाद की जो कॉपी है ना, पहला पेज का पहला लाइन, एक पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। फिर तीसरे पर पहुंच जाते हैं, तीसरे पर थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा पॉइंट दिया कि नहीं इन्होंने, नहीं दिया इन्होंने, चलो छोड़ो चौथा वाला देख लेते हैं। चौथा वाला में भी देख लेते हैं उसी में। तो इसीलिए हमको हर एक कॉपी में 3 से 4 मिनट लगता है, या 2 से 3 मिनट लगता है हमको, बस यही रीज़न है। क्योंकि हम पहली कॉपी पढ़ के वो देख लेते हैं ना भाई इन्होंने क्या लिखा है, फिर अगली कॉपी में भी अच्छा ठीक है, इन्होंने भी ये लिखा, उन्होंने भी ये लिखा, ऐसे ही लिखता है सब। कुछ बदलाव लाओ, समय बहुत करीब है। हम ये नहीं कह रहे हैं फिर से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जो सीखें ना, उसी को थोड़ा सा उभार दो, अच्छे से रमा कर दो अपने आप को। लगे कि पिछले 1.5 महीना से आप लोगों ने हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं है, आप लोगों ने लिखा है। जब सब शोक मना रहे होंगे ना, पीटी एग्ज़ाम नहीं पास हुई, पीटी एग्ज़ाम नहीं पास हुई, जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा जंग हार गए हैं।
अरे 20 महीना 22 महीना आप एग्ज़ाम की ही तो तैयारी, पीटी की ही तैयारी की, फैक्ट में तो रटे थे पूरा, फिर से पीटी में लग गए सब लोग। अब मेंस 2 महीने में तैयार कहाँ से हो सकता है? तैयार हो सकता है, लेकिन उसका भी तरीका अलग है, धीरे 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 करके। ठीक है, पैंतरा चेंज कर दीजिए, नहीं तो पैंतरा बदल जाएगा फिर। समझ रहे हैं? और शादी का माहौल चल रहा है आजकल, और पतिया नतिया पटनावा वाला गाना भी बहुत चल रहा है, बहुत तेज़ी से हमारे पीछे। तो हो सके तो वीडियो में उसकी आवाज़ भी आए तो उसको सुन के थोड़ा गुनगुना लेना, डांस वांस भी कर लेना सब लोग। लेकिन प्रश्न लिखने का तरीका मत भूल जाना वहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम पास में है तो 2 ही प्रश्न लिख रहे हैं, सब कसम खा के बैठ गए, 2 ही प्रश्न लिखेंगे, कुछ भी हो जाए, 2 ही प्रश्न जीवन में लिखना है। अरे 25 दिन बैठ, वो 20 दिन बचा हुआ है, मार दो, धुआं धुआं हो जाए। एक दिन में 5 प्रश्न का टारगेट बनाओ, 2 प्रश्न ग्रुप में मिल रहा है, 3 प्रश्न एक्स्ट्रा लिख के भेजो, हम चेक करेंगे। एक्स्ट्रा प्रश्न जो होंगे वो हम चेक करेंगे। जो दिक्कत है, डाउट है, समस्या है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पॉलिटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट, साइंस, जो कुछ है, साइंस तक, आईआर तक की बात करते हैं हम, सारी चीज़ें पूछो हमसे, हम सब बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती बताते रहें, आप हमसे पूछेंगे तब बताएंगे भाई, हमारा काहे मूड पे आएगा, है ना? दिन भर में 50 फ़ोन आते हैं हमारे पास। ठीक है, मैसेज की गिनती ना करिए, क्योंकि किसी ने अगर गलती से भी पर्सनल हमको अपनी कॉपी भेजा है ना, उसकी कॉपी हमको खोजने में टाइम लग जाता है, अच्छा कितना नीचे हो गया होगा, इतना मैसेज आता है, अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कितना मैसेज आता है हमको दिन भर में। ठीक है, लेकिन हाँ, खोज के, ढूंढ के उसको हम चेक ज़रूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज की ही डेट में मैसेजेस आए हुए हैं, पिछली डेट का कोई ज़रूरत नहीं, वो तो पिछले वाला हमने देख रखा है, पहले से ही देखा था, कोई नया काम थोड़ी कर रहे थे। तो 2 प्रश्न ग्रुप में, 3 प्रश्न अपने आप से लिख के, अरे पिछला वाला प्रश्न लिख को भेजो भाई, पिछले वाले प्रश्न में क्या गड़बड़ी है, उसको फिर से लिखो, कॉपी बना लिए होंगे ना, तब दूसरी बार उसको फिर से लिखो, रफ में लिखो, रफ में, A4 साइज नहीं, हम कहते हैं भाई 50 पैसे का पन्ना पड़ता है, मत लिखिए उसमें, एक ठो रफ कॉपी उठा लो, 20-25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया तक की, उसी में लिख के रोज़ भेजो। A4 साइज़ की वहाँ ज़रूरत नहीं है उसमें, वो तो रिवीजन है आपका, चल रहा है, चलने दो। ये 2 प्रश्न लिखो, बाकी पिछले वाले में से 3 प्रश्न लिख के भेजो, 5 प्रश्न कम से कम लिखो रोज़। और फिर से जो पीटी की तैयारी में बैठे हैं ना, उनको समझा दे रहे हैं, 22 महीना पढ़ के जब झंडा नहीं गाड़ पाए हो तो 4 महीना पीटी, उसके बाद 2 महीने बाद, 2 से 3 महीना बाद, मान लो 2 से 3 महीना बाद मेंस रहेगा। तो कोशिश करो अभी से मेंस लिखने की आदत डाल लो सबके सब, नहीं तो 68 छोड़ो, 69 भी आने वाला है, उसमें भी आजमा लेना सब लोग, अच्छे से आजमाना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, ना तो हमको कोई कुछ देने वाले हो। ठीक है, तो ये जो चल रहा है ना आप लोगों का, पीटी 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 पीटी, अरे एक मेंस का प्रश्न लिखने से आपको 10 से 15 फैक्ट्स मिलते हैं, कम है। मेंस भी तैयार, पीटी का 15 फैक्ट भी तैयार, क्या बात है, मज़ा आ गया। ला, एक प्रश्न लिखे नहीं, समझ में आ गया, हमने आज पढ़ा था कुछ, आधा घंटा में ही हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ लिया। इसमें फ़ायदा है कि 6 घंटा 7 घंटा बैठ के बैल वाला काम करने का फ़ायदा है, गधों वाली मेहनत कर रहे हो सब, वो काम गधे करते हैं। ठीक है, शादी का माहौल है, कहीं पतिया नतिया पटना बा, नदी के बीच नदिया डोले वाला भी गाना चल रहा है, यूपी बिहार है अपना तो, हम भी यहीं से हैं, चिंता नहीं है, हमारे यहाँ भी चलता है भोजपुरी बढ़िया, हमको आता भी है गाना, हम तो गा भी देते हैं कभी कभी, आप लोग भी सुनिए, गुनगुनाइए, डांस करिए, नाचिए, कूदिए, जनरेटर पर भी डांस कर लिया करिए शादी वादी में, मज़ा तो आएगा, लेकिन मेन मज़ा तभी है गुरु, जब आप अपने हर एक हथियार को तैयार करके बैठ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो 68 छोड़ो, 69 भी छोड़ दो, 73-74 वाला जो आए एग्ज़ाम, उसके लिए थोड़ा सा लग जाओ सही से, क्योंकि पीटी तो आप 2 साल में तो नहीं निकला था ना, 22 महीना करीब हो गया था, 22 महीने बाद ही हुआ एग्ज़ाम पीटी वाला,
1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, अरे सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर हम इतना डिप्रेशन में चले गए। काहे चले गए? हमने बोला था करने के लिए, हम तो बोले भी नहीं कि तैयारी करो। तैयारी किए हो तो सही है। 22 महीना में नहीं पास हुए तो इसका मतलब 44 महीना चाहिए आपको। नहीं 44 में निकलेगा तो 88 महीना चाहिए होगा। 88 में भी नहीं निकला तो फिर भैया 176 महीना चाहिए हमको। और 176 महीना मतलब 12 बरहियों 144, 12 15 180, 15 साल। ला कल्याण हो गया फिर तो। तब तक उम्र यूँ निकल जाएगी, फिर दिखाते रहना। ठीक है, असफलता का झंडा लिए घूमते रहना, बाकी लोग तो अपने आप माला पहनाते पहनाते रहेंगे रोज। गए रहे, एसडीएम बने, आए गए गांव में चप्पल घिस रहे हैं यहाँ पे। यही जवाब आएगा आप लोगों के लिए अगर नहीं जागे तो। अगर जाग गए तो सुकून है आपके लिए, फायदेमंद है आपके लिए। लगाओ ना रोज एक मेंस का प्रश्न लिखो, 2 घंटा अपना पीटी पढ़ो, 3 घंटा पढ़ लो। किताबें तो बता दी हैं, बढ़िया से पढ़ लो उसको। यही 4 किताब तो पढ़नी है, 4 किताब पढ़ लिए तुम्हारा पीटी हो जाएगा पक्का बोल रहे हैं। 1.001% भी चांस नहीं बचेगा कि आपका नहीं होगा। मतलब 100% में अब इतना तो हम बोल ही रहे हैं ना। मतलब 99.999% कन्फर्म है पीटी हो जाएगा इन्हीं 4 किताबों के बदौलत। तो मेंस को भी करो ना भाई। मेंस लिखो, एक प्रश्न रोज लिखो, जिसको 68 देना है और जिसको 67 मेंस ही देना है वो भैया 5 ठो लिखो जरूर, ठीक है। नहीं तो मामला सही नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। धुरंधर बैठे हैं, आप जैसे कच्ची गोटी खेलने वाले नहीं है वहाँ। एक से एक धुरंधर मिलेंगे वहाँ पे। कोई यूपीएससी का इंटरव्यू दे के बैठा हुआ है, कोई यूपीएससी मेंस दे के बैठा हुआ है, कोई पीसीएस का यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे के बैठा है, 66 इंटरव्यू फेस करके कोई आया हुआ वो भी बैठेगा मेंस में। और बड़ा बड़ा लोग बैठेगा भाई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इनका, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, परमाणु एक स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद, ये सबसे अच्छी कॉपी है, पहले ही बता दे रहे हैं। सबसे अच्छी कॉपी है। बस गलती हो गई कि पीटी में इनका नहीं हुआ है, बस ये गलती हो गई है। अगर इनका पीटी हो जाता तो हम इतना बोलते हैं कि इनके लिखने की जो शैली है वो मेंस वाले ग्रुप में लगभग सबसे अच्छी मानी जाती है, मानी जाएगी। क्योंकि इनका कोई पॉइंट या कोई भाग प्रश्न का छूटता नहीं है। राइटिंग भी आप देख सकते हैं, बम्पर वाली राइटिंग है। इनका सिलेक्शन पक्का था 67 में, अगर पीटी नहीं रुका होता। 1 नंबर से ही रुका है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनके उसमें। इतना अच्छा उत्तर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये पहले से ही तैयारी कर रही थी। मेन सेंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से पहले से ही कर रही हैं। 22 महीना पहले से जब आप लगे थे ना, तभी से ये मेंस की तैयारी कर रही थी, लिखने की। ये भी तो एक धुरंधर में थी लेकिन। ठीक है, तो चलिए इनका प्रश्न देखते हैं भैया। इनका प्रश्न का तरीका देख लो एक बार। परमाणु एक स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद भारत में ऊर्जा स्रोतों की प्राथमिकता सूची से बाहर है। परमाणु ऊर्जा के गुण और दोषों पर टिप्पणी कीजिए और उन्हें रेखांकित भी करना है। तो चलिए प्रश्न हो गया, उत्तर देख लेते हैं। पहले इन्होंने परमाणु ऊर्जा बता दी क्या होता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अपनाई जाती है, जिसको यूरेनियम 235 के विखंडन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा वर्तमान में मनुष्य को ज्ञात ऊर्जा का सबसे सस्ता, हरित, सुरक्षित स्रोत हो सकता है। भारतीय संदर्भ में परमाणु ऊर्जा स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद ऊर्जा स्रोतों की प्राथमिकता सूची से बाहर ही है। देखिए प्रश्न का दूसरा भाग चल रहा है, जो स्टेटमेंट वाला है, स्रोतों से बाहर है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए अभी भी भारत वैश्विक परमाणु स्थापित क्षमता में लगभग मात्र 1.72% की हिस्सेदारी रखता है। तो क्या है, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसकी दशा कैसी है, यूरेनियम 20235 ईंधन का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन से। शून्य उत्सर्जन वायु प्रदूषक, शून्य उत्सर्जन होता है, वायु प्रदूषक नहीं है। भूमि उपयोग के मामले में देखिए तो कम भूमि की आवश्यकता इसको होती है भाई। बढ़िया इन्होंने लिख दिया ये चीज़, ठीक है। अब इन्होंने ये आ गए इस पे, प्राथमिकता सूची से बाहर क्यों है भारत में। तो पहले इन्होंने बताया सार्वजनिक वित्त पोषण की कमी रही है, परमाणु ऊर्जा को वित्त पोषण की प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरा इन्होंने, कोई जरूर नहीं है अब इसका व्याख्या जबरदस्ती में लंबा चौड़ा करने लगे 4-4 लाइन में। अरे 400 वर्ड में लिखना, बाकी बाकी अभी भी तो और भी चीज़ें हैं ना जो लिखनी है, गुण दोष भी बताना है, रेखांकित भी करना उनको। तो इस तरीके से सही है।
फिर परमाणु ऊर्जा को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखने वाले कारक हैं। दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संबंधी बदतर आर्थिक स्थिति, निर्माण लागत में तेज वृद्धि, सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता के कारण परमाणु ऊर्जा को अप्रतिस्पर्धी बना रही है। ठीक है, फिर जमीनी स्तर पर प्रतिरोध होता है इसका। ठीक है कैसे होता है देख लेते हैं। भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्रति अनिच्छा, प्रतिरोध की भावना के कारण कुडनकुलम संयंत्र को चालू करने में पर्याप्त विलंब हुआ है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, अभी आप कोई कह भी नहीं सकता कि नहीं नहीं गलत है ये। फिर भूमि अधिग्रहण परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थान चयन की देश में एक बड़ी समस्या है। तमिलनाडु में कुडनकुलम और आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौती के कारण पर्याप्त विलंब का सामना करना पड़ा है। फिर दुर्घटना के कारण, दुर्घटना बहुत सारी हुई, फुकुशिमा हुआ है, फिर चेरनोबिल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं से भी भारत थोड़ा सा बचना चाहता है, भाई ऐसी कोई दुर्घटना हमारे यहाँ ना होने पाए। ठीक है, जो पहले हो चुका है। ठीक, उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए भारत ने परमाणु ऊर्जा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा को संदर्भित किया। भारत ऐसा नहीं परमाणु ऊर्जा नहीं कर रहा तो कुछ और नहीं कर रहा, पवन ऊर्जा चल रहा है, पानी वाली पनबिजली वाली योजना भी चल रही है हमारे यहाँ, अच्छी खासी है ना। वायु अच्छा खासा हमारे यहाँ इसका काम चल रहा है। स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लाभदायक है। अब परमाणु ऊर्जा के गुण देखेंगे तो अत्यधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणुओं के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 2 करोड़ गुना, 1 करोड़ गुना अधिक होती है। बताओ इतना लंबा चौड़ा है, कितना बढ़िया बताया इन्होंने। फिर परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण, अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं, लंबे समय तक ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा ये। ठीक है, इन्होंने ऐसी व्याख्या भी दे दी है। जीवाश्म ईंधन का विकल्प इन्होंने बता दिया, कम खर्चीला भी है, स्वच्छ ईंधन के रूप में इन्होंने बता दिया। ये बढ़िया रहा। दोष आ गए तीसरे पेज पे, दुर्घटना का होना। दुर्घटना से सब बचना चाहते हैं। दुर्घटनाएं हैं तो उन्होंने वही दे दिया, आपदा के कारक बता दिए, रिएक्टर का महंगा होना है, अत्यधिक पानी तथा जल प्रदूषण वाली भी समस्या आएगी। मतलब परमाणु ऊर्जा स्वच्छ ईंधन है, लेकिन पूर्व की घटनाओं को देखा जाए तो मानव जाति को काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन ऊर्जा क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कितना बढ़िया निष्कर्ष है भैया, संतुलित निष्कर्ष है ये। हर टॉपिक को उन्होंने गुण दोष को भी बता दिया, गुण को भी बता दिया, निष्कर्ष में इन्होंने बढ़िया तालमेल बैठाया है। ठीक है, ये है, इस तरीके से लिखना चाहिए। ओके, चलिए अभी और भी प्रश्न है, दिखाते हैं आपको, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, चिंता मत करना। इनके एक और है, इनका एक प्रश्न, बाकी और भी लोगों का प्रश्न है, वही देख लेते हैं। अब ये आज वाला प्रश्न है, इसमें देखिए, बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका का आकलन करना है। ठीक है, आकलन करना है मतलब लाभ भी बताना है, हानि भी बतानी है आपको, कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसी कैसी दिक्कत आएगी, क्या हो सकता है, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा, भैया सब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो प्रश्न कुछ इस तरीके से आप लोगों ने भी देखा है प्रश्न। अब भारत के स्तर पर बिहार में भी किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो सरकार द्वारा रखा गया है, उसके लिए उन्नत बीज, सिंचाई साधन, कृषि सहायकी समुचित रूप से उपलब्ध कराकर उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में आवश्यक वृद्धि करनी होगी। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हो सकती है। तो क्या हो सकती है? क्या अभियांत्रिकी का प्रयोग करके ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, वो हार्वेस्टर एक आता है, कंबाइन मशीन तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना, रोटावेटर आता है, हैरो आता है, अरे बहुत सारा चीज़ आता है ना। ट्रंच भी एक कोई उपकरण है, गन्ना उन्ना बोने वाला, गन्ना उससे जुताई उताई भी हो जाती है, गन्ना गन्ना निराई गुड़ाई सब कर देते हैं उसी से, ट्रंच वैसे वो अच्छा होता है फिलहाल। ठीक है, तो अब क्या, अब इन्हीं सब का प्रयोग बता देंगे पूरा पूरा, फिर भी तो आय नहीं बढ़ेगी किसान की। इस कॉपी में यही चीज़ बताया गया पूरा पूरा, कुछ और उन्होंने बताया भी नहीं। अब देखो कैसे क्या है ना, कि विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका बतानी है, वो इनकम और उत्पादकता दोनों में वृद्धि होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा, ट्रैक्टर से खेती होने लगेगी तो 1 कुंतल के बजाय 2 कुंतल राशन उत्पन्न होने लगेगा, ट्रैक्टर से खेती होने लगेगी तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हो जाएगा। ठीक है, अब मिट्टी को उर्वरता अगर पहचान ली जाएगी या उसमें की नमी देख ली जाएगी, तो नमी अगर कम होगी सिंचाई करनी पड़ेगी, उर्वरता कम होगी तो खाद डालेगा, रासायनिक उर्वरक डाल देगा भाई। तो कहाँ से इनकम दुगनी हो रही है? इनकम दुगनी नहीं हो रही। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इनकम दुगनी कब होगी? मिश्रित खेती अपनानी है भाई, तब न होगा। ठीक है, मिश्रित खेती अपनानी पड़ेगी, मतलब अरे पशुधन का भी प्रयोग होगा उसमें। अब बताते हैं कैसे होगा। चलो, इनका प्रश्न हमने देख लिया है। बिहार में किसानों की उत्पादकता, आय में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, इन्होंने सरकार के पूरा
सरकार का पूरा पूरा इन्होंने योजना ही उतार कर रख दिया है। इसमें इन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। सिंचाई ऊंचाई के बारे में इन्होंने बता दिया थोड़ा बहुत। अब देखो सिंचाई करके क्या 10 बार पानी, 5 बार पानी दी जाती थी, दिया जाता था तो 1 कुंतल होता था। अब 10 बार पानी दिया जाएगा 2 कुंतल होने लगा, काहे होगा? अरे मिट्टी है ना। इधर से आलू डाले उधर से सोना नहीं निकलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये चीज़ें हैं इसमें, इन्होंने जो कॉपी में बता रखी है। सब सरकार की योजना पूरा भर भर के इन्होंने रख दिया है, एक कोई योजना नहीं छोड़ा इन्होंने। निष्कर्ष इनका थोड़ा सा सही था। अब सच्चाई बताएं, निष्कर्ष इनका क्या करेंगे लेके जब प्रश्न ही सही नहीं, उत्तर ही सही नहीं बता पाएंगे तो देखो क्या है ना, किसी क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका का अगर आकलन करना हमको, तो सबसे पहले सरकार की योजना तो आप बता दो, सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार, सबके बता दो। अब इसमें कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ है, फसल की किस्म और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी। प्रौद्योगिकी द्वारा ऊतक संवर्धन नाम याद रखना थोड़ा सा, ऊतक संवर्धन, भ्रूण संवर्धन जैसी पौध प्रवर्धन विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट, पशु जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मवेशियों की उत्पादकता, रोगों का उपचार, भ्रूण परिवर्धन, हस्तांतरण द्वारा पशुओं की नई नस्लें पैदा करने में सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा पॉइंट साइंस टेक ही है। तीसरा पॉइंट याद रखो, फसलों की समय सीमा को कम करके किसी एक ही भूखंड पर बार बार खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर पशु की आबादी में आनुवंशिक सुधार कर स्वदेशी पशु की उत्पादकता में वृद्धि कर फसल विविधता को प्राप्त किया जा सकता है। समय सीमा को कम कर दिया जाए, सिंचाई कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहेगी। सिंचाई कम होगी तो मिट्टी की उर्वरता कैसे बरकरार रहेगी, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला बात है। तो ये बता देते हैं, जितनी बार सिंचाई होती है ना, थोड़ी बहुत नमक की मात्रा मिट्टी पर जम जाती है। ठीक है, सिंचाई कम हो जाएगी तो नमक की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता होगी ना, वो हमेशा बरकरार रहेगी। बात समझ के रखना। उसके अलावा छोड़ो, ये तो खेती वाली बात है। इसके अलावा फिर समुद्री जैव प्रौद्योगिकी का विकास हो जाए। अब तटीय क्षेत्र में भी लोग रहता है ना, उनके लिए वो काम करो। अभी देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, वो जो एक जो पार्क वार्क नहीं बन रहा है तमिलनाडु में, पार्क तो इसीलिए बन रहा है। अब कौन उत्तर उत्तर प्रदेश का आदमी जाएगा वहाँ मछली पालने? बिहार वाले थोड़ी जाएंगे, बिहार यूपी वाले थोड़ी वहाँ पहुँच जाएंगे बेचारे। वो तो तमिलनाडु वाले वहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए है वो। मछुआरे जो होंगे वहाँ पे, तटीय एरिया में रहने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए वो योजना है। उसका बात बताओ वहाँ पे, उससे इनकम दोगुनी होगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, रोजगार मिला तो इनकम हुई, इनकम हुई तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी तो क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ भी होगा। साथ में इनकम अगर बढ़ेगी ना, तो उनकी जो बचत दर है ना, वो भी बढ़ेगी। बचत दर बढ़ेगी तो उनके दिमाग में भी क्या चलेगा, और लो दूसरा कोई बिजनेस कर लेते हैं। इससे भारत सरकार की जो आत्मनिर्भरता वाली पहल है ना, उसका विकास होगा। इसी एक पॉइंट से कई सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। फिर जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग करके पौधों की नवीन प्रजाति विकसित कर प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा इस गुण को समाविष्ट किया जा सकता है, जिन पर कवकनाशी या कीटनाशी रसायनों के अवशेषों का प्रभाव ना पड़े। बीटी कपास है, बीटी बैंगन है, जीएम सरसों है, गोल्डन राइस है, इन सबका बात बताओ। बढ़िया बढ़िया। फिर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होगा राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लूग्रीन एल्गी, इन सब का प्रयोग कर लेगा लोग। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होगा तो बीमारी तो नहीं फैलेगी, और जब बीमारी नहीं फैलेगी तो काहे का खर्चा, खर्चा तो बच गया, उत्पादन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी तो बरकरार रहेगी। हर साल बढ़िया फसल उगाओ, आराम से खाओ, ये भी एक है। फिर नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम मिट्टी की स्थिति भी जान सकते हैं। खाद्य पदार्थों की पैकिंग से पहले उनमें विभिन्न रोगाणु या रासायनिक तत्व की मौजूदगी का हम पता भी लगा सकते हैं। फिर कृषि रोबोट की सहायता से हम क्या करेंगे, फसल की कटाई करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये थोड़े से पॉइंट्स जो है ना, वो थोड़े अलग हैं, आपको किताब में हो सकता है ना भी मिले, लेकिन इस तरीके से सुन के आप अगर लिख लेंगे तो बड़ा फायदेमंद हो जाएगा, और आप अपना अच्छा उत्तर याद कर लेंगे और लंबे समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। ठीक है, चलो एक इनका प्रश्न हो गया, ये है, नाम इनका नहीं ध्यान है, किसकी कॉपी है ये, बिल्कुल लास्ट में कॉपी इनकी चेक हुई है आज, मेरे ख्याल से उन्हीं की कॉपी थी ये। ठीक है, चलो अगली कॉपी देख लेते हैं। आज सारी कॉपी हम देख लेंगे जो जो हमने
एक प्रश्न ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? भारत इसके प्रभाव को कम करने में कैसे योगदान दे रहा है? इस ग्रह पर मानव द्वारा की गई गलतियों से आने वाले भविष्य में दुनिया पानी में डूब जाएगी। कथन पर टिप्पणी करनी थी। तो ये जिनकी कॉपी है वो जॉब भी करते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, ये जॉब करते हैं। ठीक है, सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट नहीं करते हैं। गलतफहमी मत पालना कोई, सरकारी जॉब है इनकी। ठीक है, इस स्थिति में होने के बाद भी ये रोज 5 से 6 प्रश्न रोज लिखते हैं, रोज। इनके पास टाइम कहाँ से आ रहा है ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन कॉपी रोज 5-6 कॉपी लिखते हैं। इतिहास में ही दो दो इतिहास नहीं, भूगोल में, भूगोल, हाँ भूगोल में ही, भूगोल की भी का भी 3 प्रश्न लिख देते हैं, जीएस का भी 3 से 4 प्रश्न लिख देते हैं। 4 प्रश्न मतलब 7 प्रश्न लिखते हैं रोज ही करीब। सोच लो, एक धुरंधर टाइप के ये भी व्यक्ति हैं। ये भी बैठेंगे एग्जाम में, फिर ये भी देंगे आपको टक्कर। टक्कर नहीं देंगे ये, हालांकि ये सिर्फ बैठेंगे और आप वहाँ से, ठीक है, समझ क्या हो जाएगा। चलो इनका भी कॉपी देखिए। उन्होंने बता दिया, क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के करीब वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण से वैश्विक जलवायु परिरूप में परिवर्तन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हेतु पहली बार सर्वप्रमुख जिम्मेदार कारक हरितगृह की गैस होती है, जो सौर विकिरण के लघु किरणों को आने देती है, जबकि पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन होता है। ठीक है, अब हम पूछे तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक, एक मानव जनित। देखो इन्होंने ये सही कर दिया, ये बता दिया इन्होंने, इससे इनको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आप लोगों से, पहले बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद इसका प्रभाव क्या होगा, समुद्री स्तर में वृद्धि हो जाएगा, मनुष्य में ताप संबंधी विभिन्न रोग रोग फैल जाएगा। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्रों में सूखे का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तटीय इलाकों में बाढ़ की बारंबारता भी आ जाएगी। हिम के पिघलने से स्वच्छ जल की कमी हो सकती है। हिमालयी हिम के पिघलने से उत्तर भारतीय, विशेषकर बिहार में तो बाढ़ आती है, ये तो बिहार में बाढ़ आ जाएगी। ये भी एक बात है। भूमंडलीय तापन को रोकने हेतु भारत द्वारा किए गए प्रयास, जो पहल कर रही भारत सरकार, उसमें वैश्विक तापन का मुख्य कारक है काला कार्बन, जो कि चूल्हा जलाने से उत्पन्न होता है। इन्होंने देखो बढ़िया बताया है, एक गंवई भाषा में इन्होंने बताया है, जो समझने वाली भाषा है, किताब वाली भाषा नहीं है। ठीक है, चलो उसके रोकथाम हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सूर्य के माध्यम से सौर चूल्हों, सौर कुकर के उपयोग को बढ़ावा, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से पारंपरिक चूल्हों की जगह गैस चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्ति हेतु भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर है। भारत सरकार ने भी जैसे पंचामृत योजना की घोषणा की भाई, तो ये हमको ध्यान में ही रखना है। फिर मीथेन एक सर्वप्रमुख हरितगृह गैस है, जिसका उत्पादन धान के खेत से होता है। तो भैया सरकार क्या कर रही है, फसल प्रतिरूप बदलने पर भी जोर दे रही है। तो ये इनको बढ़िया पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 के माध्यम से देश के विभिन्न सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग समुदाय के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु समन्वय करना है। ये भी एक बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हरितगृह गैसों की कम करने हेतु ईवीज, ठीक है, और हाइब्रिड वाहनों जैसे हाइड्रोजन ईंधन वाली वाहन पर जोर है। ठीक है, वनीकरण पर जोर दिया जा रहा है, खाली खदानों में कार्बन सिंक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सब है भारत सरकार का। ठीक है, अब उन्होंने ये बताया, देखिए, कथन इस ग्रह पर मानव द्वारा की गई गलतियों से आने वाली दुनिया डूब जाएगी, वो वाली बात इन्होंने बताई है। फिर उसमें विस्तार हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्रीनलैंड अंटार्कटिका की चट्टानों का पिघलना। तो ये देखो इन्होंने ये बहुत बढ़िया बताया, ये कि लगभग नहीं कॉपी में मिला है। 2016 में अध्ययन से एक बात सामने आई है। ये देखो एक आंकड़ा भी इन्होंने दे दिया, 1880 से 2015 के बीच समुद्री स्तर में 8.9 इंच वृद्धि हुई है। इन्होंने एक अच्छा आंकड़ा दे दिया है, तो इनको यहाँ पे भी नंबर मिलेगा। इससे विश्व के तटीय देशों, द्वीपों पर डूब जाने की आशंका बन जाएगी, मतलब डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा भाई। ठीक है, इससे मालदीव, लक्षद्वीप जैसे छोटे द्वीपों को डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। इन्होंने एक निष्कर्ष भी दे दिया बढ़िया वाला। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स भी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, अगर किसी को 20 मिलेगा तो इनको 22 मिल जाएगा उस प्रश्न पे, ऐसे प्रश्न पे। हमारा नहीं, हम तो बहुत दिए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए एक और प्रश्न देखेंगे, अभी इन्हीं का प्रश्न और देखेंगे। अब ये वाला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में क्या मुख्य बाधाएं हैं, इन्होंने प्रश्न दे दिया है, खुद से लिखे हैं, हमने प्रश्न भी नहीं दिया है इनको। ठीक है, ये ललक है एक, जो आप में नहीं दिखती है। ठीक है, वो ललक इनमें नजर आती है। तो इन्होंने जो लिखा है, देखिए, जो कृषि विपणन व्यवस्था है ना भारत की, वो कमजोर क्यों है। बाधा, सबसे बड़ी बाधा तो ये है ना कि कृषि उत्पादकता में कमी है, पहली बात, ध्यान रखना, कृषि उत्पादकता में कमी है। इन्होंने इन सारे पॉइंट्स को का मेंशन कर रखा है। ठीक है,
उत्पादकता में कमी है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? भंडारण क्षमता में कमी है, भंडारण क्षमता में भी कमी है। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। किसानों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। आर्थिक स्थिति किसानों की, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगी, कृषि विपणन के लिए। इसके अलावा मंडियों की संख्या भी बहुत मायने रखेगी। मंडियों की उपलब्धता कर देंगे उसको। इसके अलावा मंडियों की कमी तो है, जो मंडियां हैं भी वहाँ पे मध्यस्थ बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हर एक जगह पर अलग अलग स्तरों पर उनको टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इस वजह से उनके मूल्य में वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है, और इसका जो लाभ है ना, वो किसानों को नहीं मिलता है, वो मिलता है बिचौलिए को। ये सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में भी ऐसी समस्या है, आप बता सकते हैं। बिहार के बारे में बताइए, भारत के बारे में बताइए। परिवहन की भी समस्या है। ठीक है, 100 किलोमीटर से अगर टमाटर लेके लाद के उसमें आना हो, फ्रीजर वाली व्यवस्था ना हो, तो टमाटर का क्या हाल होगा? चिलचिलाती धूप, गर्मी लग रही हो, जून वाला महीना हो, तो उस टमाटर की हालत कैसी हो जाएगी? वहाँ से निकलेगा खिलते हुए, मोटा ताज़ा, यहाँ पहुँचते ही उसका चटनी बन गया होगा, है ना? फिर तो सॉस के रूप में पैकेट में भरो और बेच दो, ये काम हो जाएगा। इन्होंने इन सारे पॉइंट्स को रख रखा है अपने प्रश्न में, आप देख सकते हैं। इससे दो चार पॉइंट ज़्यादा ही हैं इनके पास। कृषि विपणन इन्होंने बता दिया पहले। इसमें उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। कृषि विपणन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे फसल काटना, श्रेणीकरण, विभाजन और पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, ये सब इसमें आते हैं। बाधा क्या है इन्होंने बता दिया। देखो, किसान के पास पैसा वैसा कम है भाई, दोषपूर्ण संग्रहण है इनका, श्रेणी विभाजन का जो इनका जो प्रणाली है श्रेणी विभाजन वाली, मूल्य संबंधी सूचना का अभाव है, मंडी शुल्क अधिक है। ठीक है, अल्प विकसित परिवहन है, प्रशीतक गृहों की समस्या है, अनियमित मंडियां हैं, ऋण का भार है। ये सारे पॉइंट्स इन्होंने बढ़िया से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिए हैं। ये और क्या चाहिए? पूरा बात इन्होंने बता दी। दोषपूर्ण संग्रहण, वित्त अभाव, अल्प विकसित परिवहन, श्रेणी विभाजन, ऋणग्रस्तता, अनियमित मंडियां, प्रशीतकों का अभाव, मंडी पर शुल्क बहुत सारा लगता है भाई, सूचना का अभाव भी है इनके पास। कृषि परिवहन की बाधा क्या होगी? तो इन्होंने बता दिया, मंडियों का बाजार स्थित होने से दूर दराज से फसल लाने वाले किसान मंडी में मोल गोल की स्थिति में नहीं रहते हैं। ठीक है, निजी वाहन का अभाव भी है। बड़े किसान जो हैं उन्हीं के पास तो ऐसे निजी वाहन होते होंगे ना। फिर अब कोई किसी की ट्रैक्टर ट्राली को लेकर गया होगा अगर अपना धान बेचने के लिए, अगर 5 दिन रुकना पड़ गया तो 500 रुपया एक दिन का ले लेगा किराया, 2500 रुपया तो उसी को देना पड़ेगा। फिर बचेगा क्या उसके पास, किसान के? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ये एक बाधा है। लिख दो, आधुनिक वाहनों का अभाव है। ठीक है, अब उपाय क्या है? उपाय भी इन्होंने देखो बढ़िया से बता दिया। मंडियों को विनियमित करना चाहिए, समझ देश में संख्या बढ़ानी चाहिए, आधुनिक परिवहन प्रणाली का विकास करना चाहिए, शीत प्रशीतकों की स्थापना होनी चाहिए, नाप तौल में मानकता लानी चाहिए, मंडियों में सूचना का व्यवस्था होना चाहिए, पूरे देश में एक समान मूल्य व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी खरीद को स्थानीय स्तर पर करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया इन्होंने उपाय भी दे दिए। क्या जानते हैं आपसे एक्स्ट्रा एक नंबर एक्स्ट्रा तो रहेंगे, कम से कम प्लस में चलेंगे, एक नंबर प्लस में। ऐसे प्रश्न लिखेंगे तो एक और प्रश्न भी देखेंगे, रुकिए, यही लास्ट कॉपी है। ठीक है, इसके अलावा फिर बंद कर देंगे। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जाती है? अब ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, खाद्य उद्योग से तात्पर्य है उन गतिविधियों से जिसमें प्रभावित कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसके तहत विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं, जैसे डेयरी उत्पाद, फल से जैम, डब्बाबंद भोजन, ये सब आता है। ठीक है, फोर्टिफाइड वाला जो सिस्टम लगभग यही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में कुल कृषि उत्पादन का 1/10 भाग ही प्रसंस्कृत हो पाता है। मंत्रालय का उद्देश्य इसे 30% तक ले जाना है। देखिए, मंत्रालय का भी इन्होंने रिपोर्ट दे दिया, तो ये बात इनकी परफेक्ट हो गई, मतलब कन्फर्म है, ये बात सही है। इसको कोई नहीं काटेगा क्योंकि मंत्रालय की बात है। अब भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण में बाधा क्या आती है? देखिए, सबसे पहली बाधा कृषि क्षेत्र स्तर पर देखा जाए तो उसमें कम उत्पादन होता है, पारंपरिक कृषि पद्धति है, यंत्रीकरण का अभाव है, प्रशीतक गृहों का अभाव है, उच्च विज्ञापन मूल्य है, और इसके अलावा श्रेणीकरण की अनुचित प्रणाली है।
फिर वितरण के स्तर पर देखें तो परिवहन लागत का लागत अधिक है भाई, उच्च है, प्रषेधकों का उच्च मूल्य है, पैकेजिंग का उच्च मूल्य, प्रौद्योगिकी और सूचना का अभाव होता है। उपभोक्ता के रूप में देखें तो जागरूकता का अभाव, पारंपरिक खाद्य आदतें हैं, मानक की अस्पष्टता है। ये भी इन्होंने अच्छा कर दिया। चलो, इस पे भी इनको मिल गया 1 से 1.5 नंबर। अब चलेंगे कृषि क्षेत्रों के स्तर पर जो है ये सभी इन्होंने अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका मेंशन भी कर दिया। तो ये हो गया। अब क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ बता दी है बढ़िया से। अब उपाय किए जा सकते हैं, उपाय भी इन्होंने बताए हैं अलग से, तो इस पे भी नंबर ही मिलेगा, कटेगा तो है नहीं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न कार्य कर रही है, जैसे मेगा फूड पार्क की स्थापना हो रही है 2025 तक, कितना 7 मोड़ मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, है ना। वर्तमान में बिहार में भी कटिहार और खगड़िया बिहार स्पेशल के रूप में इन्होंने दे दिया, ये बहुत बढ़िया होगा। फिर एक एक कोल्ड चेन, इससे शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद को ज़्यादा समय तक रखा जा सकेगा भाई। खाद्य गुणवत्ता और संरक्षण की भी बात कर रहे हैं। फिर टमाटर, प्याज, आलू प्रसंस्करण हेतु ऑपरेशन ग्रीन्स चलाए गए हैं। मत्स्य प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त अवसंरचना विकास करा जाएगा। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करके और इसका विज्ञापन भी करें, ठीक है। सहभागिता को बढ़ावा देना देकर छोटे स्तर पर कृषकों के द्वारा स्वयं ही खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जा सकती है। फिर दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण भी विकेंद्रीकृत करना चाहिए, ठीक है, और छोटे स्तर के उत्पादों को भी बढ़ावा देने हेतु योजना बनानी चाहिए। मतलब इन्होंने अंत में निष्कर्ष भी दे दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विद्यमान चुनौतियों को अवसर में बदलकर वास्तविक में किसानों की आय को दुगुना और उससे अधिक भी किया जा सकता है। देखो कितना बढ़िया उन्होंने बता दिया, निष्कर्ष भी दे दिया है। किया जा सकता है बिहार में मेगा फूड पार्क और एथनॉल प्रसंस्करण से बिहार के मक्का गन्ना किसानों पर सकारात्मक प्रभाव, इसका उदाहरण है। इन्होंने बिहार को भी ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष दिया है। तो इसका मतलब प्रश्न उत्तर इनका अच्छा हुआ। तो ये इनका सही उत्तर हो गया। बढ़िया उत्तर है, बढ़िया लिखा इन्होंने, मेहनत की है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लिखने उखने की आदत डालिए भाई, मज़ा नहीं आएगा, है ना। फिलहाल अब ये सारी बातें तो हो गई काफ़ी, और भी जो कुछ है, ठीक है। अब लिखने का थोड़ा सुधार उधार करिए भी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हम पहले बता दे रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस करते रहना है। एग्ज़ाम अब करीब में है तो कम से कम रोज़ 5 से 7 प्रश्न लिखो, मज़ा तभी आएगा। ऑप्शनल भी आपको तैयार करना है, ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल तैयार करके बैठे, नहीं सर जी, जीएस ही तो पढ़ना है, ऑप्शनल तो तैयार है, कुछ नहीं तैयार है। प्रश्न ऐसे ऐसे हैं ना कि उसमें घूम जाएंगे आप बढ़िया से। ऑप्शनल की बात बता रहे हैं, इतिहास, भूगोल, सोशियोलॉजी, जिसका जैसा भी हो, ठीक है। तो इसलिए रोज़ कम से कम 5 से 7 प्रश्न आप लिखिए। अब अंतिम समय चल रहा है, 20 दिन का टाइम, 20 दिन क्या रह गया, आज तो 8 नहीं 9 होगा मेरे ख्याल से, हाँ 9 तारीख हो गई है। और 9 तारीख का मतलब हो गया कि 16 दिन बचा है, 17 दिन बस। बाकी 3 4 दिन तो वो उठा-पटक में मचेगा, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, इसी में खत्म हो जाएगा। और जो खाएँगे रोज़ वो नहीं जाएगा क्या? खाएँगे, नहाएँगे, है ना? बाकी नित्य-क्रिया जो होती है आपकी, कोई बीड़ी सिगरेट वाला पीने का मन करता होगा किसी का, कुछ तम्बाकू-वम्बाकू खाते होंगे, है ना? तो वो सब भी तो रगड़ना होगा, जलाना होगा, फूँकना होगा, चाय-वाय भी पीना होगा। चाय बनाएगा कौन? खुद ही बनाना पड़ेगा। अब दिन भर में 10 बार पियोगे तो कोई घर वाला थोड़ी बना के देगा, खुद बनाओ जाके। ये भी काम जो अलग से रह के पढ़ रहे हैं कहीं, उनको तो सारा काम खुद करना है, खाना भी खुद ही बनाना है। वो सभी तो 4 दिन का जो समय है उसी में निकल जाएगा, उसी में जोड़ देंगे, उसको पूरा हो गया। मतलब तो इस तरीके से थोड़ा-सा भैया मेहनत करिए, ठीक है? बाकी सब सही हो जाएगा। गड़बड़ी कुछ नहीं है कॉपी में, बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि प्रश्न जो भी आप लिखेंगे, वो आप ध्यान में रखेंगे कि आपका प्रश्न सटीक होना चाहिए, आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से 4-5 प्रश्न ऐसे ही लेकर आएँगे फिर हम, और फिर से ऐसे ही हो सकता है बोलेंगे भैया, बता दे रहे हैं पहले से ही, ठीक है? तो सजग हो जाइए।